नमस्कार, मेरा नाम है दिलेश देवांगन। आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ज़मीन से ज़मीनी सरोकार रखने वाले, उन्होंने कठोर परिश्रम करके तपस्या की राह पर चलते हुए बुलंद हौसलों के साथ साथ कामयाबी के आसमान को स्पर्श करने वाले ऐसे सरल और सहज महान व्यक्तित्व के धनी छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय रामविचार नेताम जी से मैं दिलेश देवांगन आज उनसे व्यक्तिगत जीवन और कुछ राजनीतिक चर्चाएं करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, डीडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस मिट्टी की विशेषता बताइए जहाँ से नेताम जी का सरोकार है और जहाँ से खेलना कूदना और पढ़ना शुरू हुआ, यानी कि शुरू से हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म लिया। मेरे माता पिता खेतिहर मजदूर थे, छोटे मोटे खेती किसानी का काम करते थे घर में, और उस परिवार में मेरा लालन पालन हुआ, उस परिवार में जन्म हुआ। लेकिन इतना था कि माँ और पिताजी का पूरा इच्छा यही था कि हमारा बेटा अच्छा से पढ़े, पढ़ करके कुछ अच्छा करे, अच्छी जगह में जाए। तो ऐसा सोच लेकर के हम लोग बढ़े। लेकिन उस समय की गरीबी थी, गरीबी की वजह से हम लोग ले दे करके प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तक किसी प्रकार से हमने किया, और कॉलेज पढ़ने के लिए मुझे अंबिकापुर जाना पड़ा। लेकिन इस दौरान अगर हम देखें प्राइमरी एजुकेशन के समय में, तो उस समय तो एक खेती किसानी नाम का हुआ करता था। जी। वो ज़माना ही कुछ ऐसा था कि गरीबी क्या होती है, उस चीज़ को हमने बहुत ही करीब से देखा ही नहीं बल्कि झेला भी है। क्या क्या फेस किए हैं सर, कुछ ऐसा बताना। हम लोगों ने तो देखा है कि गरीबों को वहाँ मजदूरी करते थे, लोगों को मजदूरी ढंग से नहीं मिल पाता था। और मजदूरी भी जो संपन्न परिवार था उसके यहाँ जब काम करने के लिए लोग जाते थे तो उसे दिन भर का जो मजदूरी मिलता था वो 3 सेर कहना चाहिए जी। धान या फिर चावल तो नहीं जी, धान किसी के यहाँ मिल जाता था तो लगता था कि बहुत अच्छा है, आज जो है किसान या सहुआ हमको दिया है। तो मक्का भी बहुत कम मिलता था, ये सावा दे देते थे, कोदो दे देते थे लोगों को मजदूरी में। उस चीज़ को हमने देखा है। ये सब खाए हैं सर आप? हाँ, ये भी हमने खाए हैं, और यही पैदा ही होता था ना उस समय। धान तो जो संपन्न परिवार था, संपन्न परिवार के यहाँ ही धान का पैदावार हुआ करता था। लेकिन उनके यहाँ भी परंपरागत खेती हुआ करती थी, तो बहुत कम पैदावार उनके यहाँ भी होता था। लेकिन इतना हो जाता था जो संपन्न परिवार थे कि अपना खेती का भी, किसानी का काम पूरा उसी पैदा से कर लिया करते थे, और उसी से मजदूर जो है उनका भी जीवन यापन चल जाया करता था। तो ये भी स्थिति हमने देखा है कि किस कदर लोग जो है मजदूरी करके अपना जीवन यापन चला रहे हैं। 2 वक्त का रोटी भी जुटाना लोगों को कितना मुश्किल होता था, और ये स्थिति हमारे यहाँ भी हुआ करती। सर, ऐसे परिस्थिति में जब इस तरह का आप सामना कर रहे थे तो आपके अंदर नेता बनने की सुगबुगाहट कब महसूस हुई थी और किन हालातों में हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कहानी है उसके पीछे? देखिए, मेरा शुरू से ही थोड़ा विभिन्न एक्टिविटीज़ में मैं रहता था। प्राइमरी स्कूल पढ़ते समय खेलकूद में भी हम लोग आगे रहते थे, लोगों से बात करना हुआ तो उसमें भी आगे हो जाते थे। बाकी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो उसमें हम डिबेट में आगे आ जाते थे, तो लक्षण थोड़ा दिखने लगता था। और यही कारण था कि मुझे स्कूलों के शिक्षकों का भी
बहुत स्नेह मिलता था, उनका आशीर्वाद मिलता था, प्यार मिलता था। और मुझे बचपन से ही जो स्कूल था वहाँ स्कूल का क्लास का हमें लीडर बना दिया जाता था। जैसे क्लास का कैप्टन होता था ना, जी जी जी, तो क्लास का कैप्टन मैं होता था। इसके बाद जो है मिडिल स्कूल के बाद मिडिल स्कूल गया, तो मिडिल स्कूल में भी मुझे कैप्टन ही बनाया जाता था। तो वहाँ भी जब देखा कि कैप्टन तो उसी को बनाया जाता है जो थोड़ा एक्टिव हो, हर एक्टिविटीज़ में शामिल रहता हो, आगे दिखाई देता हो, लीड करने वाला आदमी हो, तो ऐसे गतिविधियों में मैं बराबर जो है शामिल रहता था। और टीचर्स भी मुझसे काफ़ी प्रभावित रहा करते थे। कारण है कि टीचर्स मुझे सुकरात कोई रहे होंगे, दार्शनिक रहे होंगे, कभी सुकरात कहते, कभी सोक्रेटिस कहते, कभी और कुछ कह करके इस तरह का करते थे। तो ये कह सकते हैं कि मिडिल स्कूल तक ही मेरी प्रतिभाएं जो है वहाँ की जो भी एक्टिविटीज होती थी उन सब को देखते हुए एक अलग ही प्रतिभा दिखाई देता था। लेकिन हमारे घर की स्थिति वो ऐसी थी नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमने मिडिल स्कूल के बाद हम लोग हाई स्कूल गए। हाई स्कूल में भी वहाँ हम बराबर लीड वहाँ भी करता था। जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ भी लीडर होता था। मतलब सारे जगहों पे आपका। तो सभी जगह जो अनीति गलत काम होता था उस गलत काम को मैं बर्दाश्त नहीं करता था। तो यही कारण था शुरू से ही। हॉस्टल में कोई आकर के उधम करता तो हम लोग सभी लड़के मिल करके यूनाइट हो करके उसका विरोध करते थे और सामना करते थे। और ये धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि ये जो गुण है ये गुण और भी पुष्ट होते गया, मजबूत होते गया आगे चल करके। सर मैंने सुना है कि कॉलेज के दिनों में आप कुछ फंक्शंस में ऐसे हिस्सा लेते थे ताकि आप और पॉपुलर होते चले गए और होना भी चाहते थे उस दरमियान, जिस तरह से कॉलेज के दिनों में देखिए हमारे स्कूल जो कॉलेज था वहाँ एनएसएस था। एनएसएस में भी मैं रहता था, भाग लिया करता था। और एनसीसी भी मैं किया हूँ। अच्छा अच्छा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट मेरे पास रहा। तो मैं 2 साल तो एनसीसी में लेफ्ट राइट किया हूँ जी। और एनएसएस में भी 2-3 साल रहा हूँ। एनएसएस के कैंप में मुझे नेता का उपाधि मिला। एनएसएस का जब कैंप होता था तो वहाँ ग्रुप में बच्चे जाते हैं, किसी न किसी गांव के विजिट करते हैं, वहाँ सर्वे करते हैं, विभिन्न एक्टिविटीज़, उधर सफाई अभियान हो गया, साक्षरता अभियान हो गया, या स्वच्छता का अभियान हो गया, या फिर हेल्थ के संबंध में जानकारी है लोगों को मोटिवेट करना। तो ये सब में हम लोग जाते थे ग्रुप में। और जो भी काम दिया जाता था उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ, उसी जोश खरोश के साथ हम कर लेते थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे नेता पुकारना शुरू कर दिया गया। सर जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बारी आई तो वो कैसे डिसीजन, किस तरह का वो निर्णय था? देखिए वो भी एक रोचक कहानी है। कहानी ये है कि मेरी घर की स्थिति तो ठीक थी नहीं, लेकिन इसी हालत में मेरी शादी हो गई 1987 में। और शादी होने के बाद भी चिंता होने लगी कि अब हम तो अब अकेले नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं। तो घर वाले का दबाव भी होने लगा कि भाई तुम ऐसे घूमते फिरते रहोगे कि कुछ करोगे नौकरी चाकरी। तो मैं उस समय 1987 में ही शादी भी हुई और नौकरी भी ज्वाइन कर लिया। मेरा नियुक्ति हो गया था शिक्षक में। जी जी। उसके पहले बैंक में हुआ था तो उसमें नहीं गया। इस एक बार इसमें कृषि विभाग में हुआ था, छोटे कर्मचारी होते हैं। उस समय हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ते समय वो क्या होता है, लेकिन उस समय तो बड़ी बात थी सर। हाँ, उतना भी सेकेंडरी पास करना और अच्छे डिवीज़न से पास किए। मैं क्लास में भी पढ़ने में टॉप हुआ करता था। कौन सा विषय रहा है सर कॉलेज में आपका? कॉलेज में तो आर्ट क्लास ही था। अच्छा अच्छा। हाँ,
आर्ट सब्जेक्ट ही ले करके पढ़ रहा था, कॉमर्स भी लिया था, कॉमर्स फिर लिया नहीं, फिर उसमें किया। उस समय आपने तय कर लिया था क्या कि राजनीति के क्षेत्र में ही जाना है, या कुछ और चल रहे थे उस दरमियान मन में? देखिए, परिवर्तन करने के मन में तो थी कि हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विधायक बन जाएं या कुछ बन जाएं, ये तो सपना नहीं था, लेकिन हमें करना है, लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता था, फॉरेस्ट वाले अलग अत्याचार करते थे गांव में आकर के, पुलिस वाले अलग आ जाते थे, पटवारी कोई सुनता नहीं था, बाकी छोटे कर्मचारी नहीं सुनते थे। लोग कितना परेशान हुआ करते थे। कोई छोटी मोटी घटना हो जाए तो पुलिस वाले पूरे गांव को बुला करके पिटाई करते थे, पैसा वसूल दोहन होता था। इस तरह तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे पास हैं, उदाहरण हैं बताने के लिए, लेकिन समय थोड़ा नहीं है उतना। लेकिन हमने वहाँ से शुरुआत किया और ज़मीनी लड़ाई हमने शुरू किया, और उसमें भी नहीं कि किसी से हमने पैसा लिया हो। हमारे पास जो भी है संसाधन है उसी से किया, किसी से चंदा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सर, ऐसे विषम परिस्थिति में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने की चाहत कैसे बनी मन में? देखिए, यहाँ 90 में पहला चुनाव मैं लड़ा। 90 के पहले 87 और 90 के बीच में मैं शिक्षक हो गया था। जी जी, 3 साल। शिक्षक रहते हुए ही मुझे, चूँकि मेरा ध्यान शिक्षकीय कार्य में नहीं लगा, शिक्षक होने के बाद भी मेरा ध्यान राजनीतिक क्षेत्र में घूमता रहा, और मैं पूरे क्षेत्र का लिस्ट बनाता था कि मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ संपर्क वाले, मेरे साथ परिचय वाले, उसका बाकायदे मैं डायरी मेंटेन करता था, रेगुलर बराबर करता था। तो वो सब का नाम मेरे पास मेरे डायरी में होता गया, उनसे संपर्क होता गया, और ये जो आधार मेरा बना, शिक्षकों और टीचर्स के बीच में भी ये होते रही। उसी बीच में राजमाता स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया जी का कार्यक्रम हुआ रामानुजगंज में और वार्डफ नगर में। तो वार्डफ नगर का मैं, चूँकि पार्टी का 1981 में ही मैं सदस्य बन गया था। वाह, 1981 में। अच्छा। और 1981 में उस समय तो जिला का भी बैठक हुआ करता था, 5-7 लोग होते थे, मुश्किल से 5-7 लोग बैठते थे। बजरंग लाल जी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो बजरंग लाल जी के साथ में चलता था। लरंग साह जी आया तो उनके साथ हो लिया करता था। तो ज़्यादातर जो मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रभाव जो पड़ा भारतीय जनता पार्टी में, ये सत्संग के माध्यम से ही पढ़ते गया। सत्संग का मतलब है कि लरंग साह जी आए तो उनके साथ उनके कार्यक्रम में रहा करता। बचपन में बजरंग लाल जी जहाँ जाते थे वहाँ मैं साथ में चला जाता था। सर, दल तो ये लगाव जो है धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया, और हम लोग जब शाखा लगा करता था संघ का, तो उस शाखा में भी जाया करते थे। जय बजरंगी लाल लंगोटी, जय बजरंगी नारा तरह तरह का लगाना, ये सब करना। तो बड़ा बचपन में तो उमंग लगता था ऐसे खेल में, कूद में, बाकी चीज़ में। तो ये एक्टिविटी जो है मेरा एक तरह से आधार बनते गया, और राजमाता सिंधिया के कार्यक्रम के लिए वार्डफ नगर में ड्यूटी लगाया गया। यहाँ हम लोगों ने मिलकर के अच्छा से काम किया। इसके बाद जो है चुनाव हुआ, विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुआ। जब जब चुनाव होते थे उस लोकसभा विधानसभा के चुनाव के दरमियान भी मैं प्रचारक के रूप में आता था, अनाउंसर होता था। अरे वाह। अनाउंस करते करते फिर नेता लोगों बना दिए। नेता यहाँ के वार्डफ नगर के तमाम सारे यहाँ के वरिष्ठ लोग, जिन लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया, जिन लोगों ने मुझे उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया, ऐसे बहुत सारे हैं। राधे श्रीवास्तव जी हैं, राजेंद्र जी हैं, हरिचंद वर्मा जी हैं, रामजनक कुशवाहा जी लोग थे, गोपाल कश्यप लोग भी थे, गोरेलाल पटेल जी थे, जिनका हर समय मार्गदर्शन मिलता था, परमानंद वगैरह भी थे, गौरी कुशवाहा जी वगैरह। ये जो टीम था उस समय हम लोग का मिलने जुलने का था। ये लोग बराबर प्रोत्साहित किया करते थे। तो मेरी एक तरह से अगर राजनीति का शुरुआत कहें तो वार्डफ नगर से हुआ। अरे वाह। यहाँ के लोगों ने, इनके साथ हमने प्रचार करना, प्रचार के लिए जाना,
अनाउंस करना, भाषण देना, हम लोग दीवार पेंटिंग करते थे। अच्छा, उस दरमियान जहाँ जाते थे वहाँ दीवार पेंटिंग करते थे, वो लिखना, कमल का फूल बनाना तो कमल फूल बना दिया करते थे। रमाकांत जी हमारे सबसे बड़े फॉलोअर थे, मतलब मैं उनका काफ़ी सम्मान करता था। रमाकांत जी यद्यपि कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने उस समय परख लिया था। उस समय रमाकांत जी परख लिए थे कि ये लड़का ज़रूर एक बड़ा चेहरा बनेगा, कभी कोई हीरो बनेगा। क्या बात है इस क्षेत्र का। और ये इतना प्रभाव की वजह से, यही प्रभाव की वजह से बराबर जो है उनका सहयोग मिलते गया और आज तो हमारे पार्टी में है। सर, दल का चयन जो था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का टाइम चल रहा था, लेकिन बीजेपी ही आपने चुना, क्यों चुना, क्या वजह था? मेरा संपर्क संबंध ज़्यादातर इन्हीं लोगों के साथ था। अच्छा, शुरू से ही कांग्रेस के लोग यद्यपि अंबिकापुर में मुझे बहुत कोशिश किए। अच्छा, अनिल भट्टर वगैरह थे उस समय कॉलेज के टाइम में, मेरे को नेता करके चिढ़ाया करते थे, बोले बल्कि बोला भी करते थे कि तुम साले नेता जो है जनता पार्टी वाले हो, हमारे कांग्रेस में आ जाओ तो इसी में भला रहेगा। तो मैं बोला आप जहाँ हो वहाँ रहो, मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे को रहने दिया जाए, मैं इसी में मुझे इसी में प्रसन्नता है, इसी में सुखी हूँ मैं। मुझे किसी प्रकार का कुछ लेने और पाने के लिए थोड़े राजनीति कर रहा हूँ। उस समय का भाव ये था, देखिए सबसे बड़ी भाव ये थी कि जो विपक्ष की राजनीति कर रहे थे उसमें किसी प्रकार का भाव नहीं था कि हमें प्राप्त करना है। आज जो भावनाएं जो बदल गए हैं लोगों के, वो आज के समय में बदले हुए हैं। उस समय के भाव नहीं होता था, उस समय होता था व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ा जाए। तो हम लोग व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले में से, व्यवस्था के खिलाफ मतलब अव्यवस्था जहाँ फैला रहे हैं, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ते थे। तो उसके खिलाफ जो अत्याचार करने वाले, उसका समर्थन कौन करता था? उस समय कांग्रेस के लोग करते थे। कांग्रेस के लोग उसका समर्थन, उन्हीं के राज में अत्याचार बढ़ता था, उन्हीं के द्वारा अत्याचार होता था, उन्हीं के द्वारा शोषण होता था। उस शोषण के खिलाफ अगर लड़ना है तो हमें तो विपक्ष की राजनीति करनी पड़ेगी ना। हम तो उसकी राजनीति करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये है असली कारण। इस कारण से हम जो है भारतीय जनता पार्टी से शुरू से मैं रहा, वैचारिक रूप से रहा और आज भी हूँ और आगे भी हमारा। अब तो क्या है, पूरा इतने समय हो गया, तब हम भी बहुत लंबा सफर तय किए हैं सर। वही जानना चाह रहा था मेन कि विधानसभा का चुनाव जो पहली दफ़ा लड़ने वाली बात थी, पहली दफ़े हम लोग लड़े। 1.5 लाख रुपया टोटल खर्चा सब मिला करके, 1.5 लाख में खर्चा हम लोग टोटल, हम लोग का 1,40,000 का हिसाब हुआ था। 4 जीप में हम लोग पूरा, उस समय तो पूरा बलरामपुर का भी आधा एरिया था जी, और इधर का पूरा एरिया था। इसके बावजूद जो है लोगों में एक जुनून था उस समय, उस लड़ाई में। उस जुनून लड़ाई में सब हमारे सामने जो हैं, रमाकांत जी हो गए, उनका जोश जज्बा, राधे जी हो गए, बाकी सब लोग हो गए, इस एक तरह से लगे रहे। उधर अगर रामचंद्रपुर तरफ उस एरिया की बात करें तो हमारे एक रामकेश गुप्ता जी थे, नेताजी, उनका पूरा मार्गदर्शन मिलता था। डॉक्टर एस चंदेल करके थे, सत्यवान सिंह चंदेल, उनका सहयोग मिला था। तो अलग अलग पैच में जो लोग थे, लोगों ने मोर्चाबंदी सभी जगह से कर लिया और उसी में हम लोग जो है पूरा सभी जगह पहुंचने का कोशिश किया। इसके बावजूद जो है गांव तक नहीं पहुंच पाते थे। ये स्थिति उस वक्त कितना मुश्किल था सर प्रचार करना? बहुत मुश्किल था, रोड तो था नहीं। रोड में गाड़ियों में हम लोग रस्सी लेके चलते थे, रस्सी और एक आध थे कुदारी। गाड़ी नहीं चढ़ रही है तो उसे रस्सी से खींचते थे, पीछे से धक्का मारते थे। ऐसे मुश्किलों में सामने चल कर के आए हैं। आज तो देखिए वो पीड़ा थी और वही आक्रोश था मन के अंदर कि इस अव्यवस्था को कैसे हम ठीक करेंगे। ये जो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है,
हम लोग का दूरस्थ अंचल है, वनांचल है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगा? यहाँ रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? और वही जुनून जो है वो बना रहा, और वो आग जो जल रही थी, उस आग की वजह से ही ये सभी काम हो पाया। वरना जहाँ हम आज ये बैठे हैं ना, यहाँ कौन, किसकी मजाल थी यहाँ पर रेस्ट हाउस या बाकी चीज़ बना देता? लेकिन बोला कि मंत्री बना हूँ, मैं अपने लिए नहीं बना हूँ, पब्लिक के लिए हूँ। पब्लिक के हित में जो काम करना होगा हम करेंगे। 10 सालों तक आप मंत्री रहे हैं, आपके द्वारा किया गया वो कौन कौन से कार्य हैं जिसको आप दिल से मानते हैं कि ये मेरी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, चाहे यहाँ का कॉलेज की बात हो, रेस्ट हाउस की बात हो, यहाँ खेल परिसर की बात हो, यहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात हो, अच्छा हॉस्पिटल की बात हो, ये सब तो उसी समय का हुआ है। जी जी, अपनी देन है, अपने संघर्ष के बल पे हमने किया है। ये रोड चारों तरफ देख रहे हैं, सड़कों का जो जाल बिछाने का काम हुआ, LWE का काम यहाँ से नहीं होता था, दिल्ली से होता था। उस प्रोजेक्ट में हमने यहाँ के सभी सड़कों को जुड़वाया और यहाँ से इंजीनियर लेकर के दिल्ली में बैठाया। रामनगर और भौरमाल का डैम का काम जो है फॉरेस्ट के वजह से पिछले 40 साल से रुका हुआ था। उस काम को हमने स्पेशली, हमारा कर्मचारी अधिकारी जाके भोपाल मुख्यालय और दिल्ली मुख्यालय में जाके वहाँ बैठता रहा, मैं बराबर यहाँ से निर्देश देता रहा और डे टू डे का पूरा रिपोर्ट लेता रहा, तब जाके उसका NOC प्राप्त हुआ पर्यावरण डिपार्टमेंट से, और वो डैम आज बन गया, आज चमन बना दिया। भौरमाल का हो चाहे रामनगर का हो, ये सब काम किए हैं। तो काम के लिए क्या है, उसके पीछे तो आपको लगना पड़ेगा। जी जी, एक एक चीज़ कहाँ कमी आ रही, किस डिपार्टमेंट से कमी आ रही, दूसरे डिपार्टमेंट में फंसा हुआ, तो उस डिपार्टमेंट का लाइजन कौन करेगा? वो तो करना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये सब काम हो पाए, समय पे हो पाए, वरना कहाँ हो पाता। आज यही तो सड़क बन गया है, आज तो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, पूरा रोड का ये स्थिति है, दुर्दशा है। सर, ये जानना चाहता हूँ कि अब आप राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, करने का अवसर मिला, कैसा लगा पहली दफ़ा जब ये मौका मिला? और प्रदेश स्तर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आप क्या अंतर मानते हैं? मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही एक्टिव रहा हूँ और एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा हूँ, और दिल्ली आना जाना मेरा कोई नया नहीं था। NDA की सरकार जब अटल जी के नेतृत्व में बनी थी, जी जी, उस समय भी हमने काम कराया था, और स्पेशली सनावल तक सबसे बड़ा देश का OFC का लाइन बिछवाया था। रामविलास पासवान उस समय दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे, तब की बात है। उस समय जा कर के उनके यहाँ वहाँ तक जा कर के हमने लड़ाई लड़ करके वो सेंक्शन कराया था 60 किलोमीटर OFC बिछाने का। क्या बात है। नदियों में खंभा ऊपर पुल से तार खिंचवाए थे, जहाँ नदी पुल नहीं, क्योंकि पुल तो था नहीं कहीं, मतलब सच में बन नहीं पाया था। विकास पुरुष रहे हैं सर, और अभी भी हैं। नहीं, संघर्ष किए, लोगों के लिए किए। जितना पुल पुलिया सड़क देख रहे हैं, जितना पुल देख रहे हैं, आप बलंगी तक चले जाइए, बॉर्डर तक चले जाइए, इधर चले जाइए, कहीं भी जाइए, जितना पुल दिख रहे हैं हमारे समय ही बने हैं। ये लोगों ने ताकत दिया, लोगों का आंसू टपकता था, वो चीज़ मेरे जिहन में पूरा बैठा हुआ था। किस परिस्थिति में लोग कैसे जी रहे हैं, कोई बीमार पड़ता उसको ढो करके ले जाना पड़ता था लोगों को। तो ये सब हालात तो हमने सामना किया है ना। जी। मेरे पिताजी जब बीमार पड़े तो मैं खुद अपने पिताजी को खाट में बिछा करके झारखंड ले गया था, वहाँ खाट में उस टाइम पे। हाँ, ये पीड़ा को कैसे भूलेगा। क्या बात है सर, ऐसे दिन भी देखे हैं। हाँ, ऐसे दिन भी देखे हैं।
तो ये है, बहुत सारी बातें हैं। चलिए फिर और भी हम मिलेंगे, बात करेंगे। ओके सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर के पास वक्त नहीं है, इसलिए आगे और भी इनसे चर्चा करेंगे, ये वादा ले लेते हैं सर से। और बहरहाल हम इस वक्त बातचीत कर रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय रामविचार नेताम जी से। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहरहाल दीजिए दिलेश देवांगन को इजाज़त। नमस्कार।